माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, आइटम नंबर 1 माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। जैसा कि आप सभी जानते हो, इकोनॉमी का एक तरह से हमारा फेस्टिवल वीक चल रहा है, जहां पर हमने कल डिस्कस किया था इकोनॉमिक सर्वे की हाइलाइट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो आज सुबह जो बजट प्रेजेंट हुआ है उसकी कुछ की हाइलाइट्स। आप यहां पर पिक्चर के अंदर देख भी सकते हो, ये सुबह की ही पिक्चर है, जहां पर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके साथ मीटिंग करी एंड उसके बाद लोकसभा में जाकर इस बजट को प्रेजेंट किया। कल ही हमारा जो बजट सेशन था वो स्टार्ट हुआ था, जहां पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा एड्रेस दिया गया ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा को, राइट। इसके बाद ही आज सुबह जब प्रेसिडेंट साहब को मिलने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बजट को क्या बोला जा रहा है, अमृत काल का बजट। ठीक है, आप सभी जानते हो हमारे आजादी के 75 ईयर्स हो चुके हैं, अब हम बढ़ रहे हैं 100th ईयर की तरफ, तो उसी कड़ी में ये एक बजट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो हमारा आप शेड्यूल आप सभी जानते हो, हमने इकोनॉमिक सर्वे की हाइलाइट्स जान चुके हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का स्टैटिक, बजट की स्टैटिक, इकोनॉमिक सर्वे की हाइलाइट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 1 फरवरी को बजट की हाइलाइट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी, कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए, तो कल 2 फरवरी को हम बजट और इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे, मेक श्योर वो देख लें कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है, बजट को तैयार कैसे किया जाता है एंड इकोनॉमिक सर्वे की हाइलाइट्स ये भी अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बजट के बारे में। देखो, आप सभी जानते हो कि बजट एक तरह का क्या है, फिस्कल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का टूल है। ध्यान में ये रखना है कि हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी बजट वर्ड का जिक्र नहीं है। तो वर्ड कौन सा यूज हुआ है, वर्ड यूज हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पर कितना खर्च करना है, कितना रेवेन्यू आएगा, ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करी जाती हैं। और सर इसको बनाता कौन है? देखो, अगर आप जाओगे फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि टोटल 6 डिपार्टमेंट होते हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, इसका जो बजट डिवीजन है, ये पर्टिकुलर डिवीजन रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, बजट को बनाने के लिए। तो ये पूरा प्रक्रिया रहती है। ठीक है, बजट के हमने हाइलाइट्स देखी थी कि बजट रिसिप्ट क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, यही सारे नंबर्स आज के टाइम हम समझने की कोशिश करेंगे। आप जानते हो थोड़े दिन पहले यहाँ पर हमें हलवा सेरेमनी भी देखने को मिली थी, जहां पर बजट का जो एक तरह से पूरा प्रोसेस था वो एक तरह के एंडिंग प्रोसेस में आ गया था। अब आज के टाइम पर क्या हुआ, एक तरह से बजट को प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, आज जो बजट डिस्कशन स्टार्ट हुई तो पहले जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उन्होंने बात करी कि ये पहला बजट है अमृत काल के अंदर। तो इंडिया एट 100, जब 2047 के अंदर 100 साल हो जाएंगे ना भारत की आजादी के, हम उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कहां पर इसको देखना चाहते हैं, ये एक उसका ब्लूप्रिंट है। यहां पर हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री जी ने ये बोला कि इंडिया ना दुनिया में एक ब्राइट स्टार की तरह उभर कर आया है। क्यों? क्योंकि देखो, जो दुनिया की इकोनॉमीज है, चाहे यूएस की बात कर लो, यूके की बात कर लो, वहां पर काफी सारे इश्यूज हैं, पर इंडिया की जो ग्रोथ रेट है ना वो एक्सपेक्टेड है 7% के आसपास। बहुत सारी भी नहीं, देखो किसी ने 6.5% बोला है, किसी ने 6.8 बोला है, तो नंबर 6.5, 6.8, 7% के आसपास है। तो जो बड़ी इकोनॉमीज के अंदर इंडिया सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। इसके साथ ही यहाँ पर इन्होंने बात करी है इंक्लूसिव इंडिया। अब इंक्लूसिव इंडिया क्या है? दरअसल में देखो, जो करंट गवर्नमेंट है इनका एक तरह से ऑब्जेक्टिव है, दैट इज सबका साथ सबका विकास, पर इसके साथ ही साथ ये भी जोड़ दिया गया है सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। ठीक है, तो पूरा एक तरह से जो स्लोगन है वो इस तरह से बन चुका है, जहां पर हर इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा इस देश की तरक्की के लिए। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर बात करी गई है जन भागीदारी की। ठीक है ना, कि किस तरह से हम सभी मिलकर एक तरह से जो पॉलिसीज होंगी, जो रिफॉर्म्स होंगे, तो प्रॉपर अकम्पलिशमेंट उसी के हिसाब से कर पाएंगे। ऐसा सिर्फ इंडिया नहीं बोल रहा, दुनिया भी इंडिया को देख रही है कि इंडिया सही डायरेक्शन में जा रहा है। आप नोटिस कर सकते हो हमारी ग्लोबल प्रोफाइल काफी बड़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोट कर सकते हो कि जो गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर जब एक तरह से जब हमारे यहाँ पे कोविड-19 पैंडेमिक आया, तो हमारी सरकार ने क्या किया, फ्री में एक तरह से जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम रही। उसी तरह से बहुत सारी हाईलाइट्स करी गई, जैसे आधार हो गया, कोविन हो गया, वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस हो गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो गया। इस तरह की चीजें सिर्फ इंडिया में ही सक्सेस नहीं थी, इनका जो सक्सेस की जो बातें हुई वो इंडिया के बाहर भी हुई।
इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर जी ने ये बात करी कि इंडिया ने ना फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ काफी कदम बढ़ाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो मेंबरशिप है वो पिछले कुछ सालों के अंदर नियरली डबल हो चुकी है। इसके साथ ही जो 2030 में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, नो पॉवर्टी की बात कर लो, जीरो हंगर की बात कर लो, इसकी तरफ भी हमने काम किया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया, यहाँ पर भी हमने अच्छा काम किया है। करंट गवर्नमेंट का ये फोकस है कि कोई भी इंसान भूखा पेट ना सोए, ठीक है ना। ऐसा ये फाइनेंस मिनिस्टर जी की बातें हैं, तो उन्होंने मिनिस्टर जी ने बात ये करी है, तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें नोटिस कर सकते हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि 2014 से बहुत सारी हाईलाइट्स देखने को मिली हैं। हमारी जो इकोनॉमी है पहले 10th लार्जेस्ट थी, पर पिछले 9 सालों के अंदर 5th लार्जेस्ट बन चुकी है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ हमें टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट कराए हैं। उज्ज्वला योजना के अंदर 6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस मिले हैं। इसी तरह से आप नोटिस कर सकते हो हमने कोविड वैक्सीनेशन के अंदर भी बहुत अच्छा काम किया, जहां 100 करोड़ से भी ज्यादा हमने पर्सन्स को वैक्सीन प्रोवाइड करने में मदद करी है। इसके अलावा आप इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर लीजिए, सुरक्षा बीमा योजना हो गया, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर जनधन योजना के अंदर लगभग 47 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं। तो इस तरह से अगर आप नोटिस कर सकते हो कि काफी अच्छा काम हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर। इसके अलावा अपनी स्पीच के शुरुआती लम्हों में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बात भी करी कि इस साल इंडिया के पास क्या है, G20 की प्रेसिडेंसी है। और G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, किस तरह की, कि जो करंट इकोनॉमिक ऑर्डर है उस हिसाब से इंडिया में वहां पर इंडिया का क्या रोल रहने वाला है। जो हम बात करते हैं ना ग्लोबल साउथ की, उसकी जो हम आवाज बनने की बात करते हैं, डेवलपिंग हो गया या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का, एक तरह से वहां पे उनकी आवाज को रखने में इंडिया एक कैपेबल रोल प्ले कर सकता है। इसके साथ ही सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारे इंडिया की डेफिनेटली यहाँ पे प्रायोरिटीज आप नोटिस कर सकते हो। आप जानते हो इस बार का मोटो क्या है, एक तरह से वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो इंडिया का भी यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इंडिया इसको डेफिनेटली यूज करने वाला है, ठीक है। ग्रोथ एस्पेक्ट्स के अंदर ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की भी यहाँ पर बात हो जाती है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप इनकम टैक्स की बात करो, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। देखो इनकम टैक्स के अंदर क्या हुआ है ना कि फाइनेंस मिनिस्टर जी ने क्या किया है कि जो सैलरीड क्लास है उसके लिए कोशिश करी गई है कि सैलरीड क्लास के लिए भी उनको ड्यू शेयर उनको मिल पाए। तो इसलिए क्या हुआ है, जो इनकम टैक्स के अंदर रिबेट है उसको 7 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले कितनी होती थी ये 5 लाख, अब कितनी हो गई है 7 लाख। और जो एग्जेम्पशन की लिमिट्स है उनको भी आप देख सकते हो, ठीक है ना, कि किस तरह से है। तो 0 से अगर 3 लाख है तो वहां पर 0% है, 3 से 6 लाख के लिए 5%, 6 से 9 लाख के लिए 10% टैक्स रेट होगा, 9 से 12 के लिए 15%, 12 से 15 के लिए 20%, एंड 15 लाख से ऊपर के लिए जो हाईएस्ट रेट है हमें 30% यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ना जो बेसिकली हम बात करें, जो एक तरह से सरचार्ज होता है, ठीक है, तो सरचार्ज के अंदर भी कटौती करी गई है। पहले हमारा सरचार्ज होता था 37%, उसको कम कर हमने कितना कर दिया है 25%। इसके अलावा एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताता हूं, आप लोगों ने ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में सुना होगा, जो बेसिकली आप लोग शेयर्स वगैरह में भी इन्वेस्ट करते होंगे। तो वहां पर पहले हमारे पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, ऐसा लोग कह रहे थे कि शायद इसको बढ़ाया जाएगा, पर इसको बढ़ाया नहीं गया है, इसको अनचेंज रखा गया है। तो जब ये अनाउंसमेंट हुई थी ना, तो मैं एक्चुअल में उस टाइम स्टॉक मार्केट को ही फॉलो कर रहा था, मैं कंसिस्टेंटली चार्ट्स वगैरह खोल के बैठा हुआ था कि क्या फर्क आ रहा है स्पीच का, जो फाइनेंस मिनिस्टर जी हमारी स्पीच जैसे जैसे बोल रहे हैं उस हिसाब से निफ्टी हो गया या सेंसेक्स हो गया, कैसे ऊपर नीचे जा रहा है। तो जैसे ये अनाउंसमेंट हुई ना, तो अचानक से निफ्टी हो गया या सेंसेक्स हो गया, उसमें एक बूस्ट देखने को मिला, अचानक से मार्केट काफी तेजी से ऊपर चली गई। ऑल्दो 1 बजे के बाद जब स्पीच खत्म हो चुकी थी, उसके कुछ टाइम के बाद हमने नोटिस किया है कि बजट का बेसिकली निफ्टी हो गया या सेंसेक्स हो गया, उसमें हमें एक गिरावट देखने को मिली है। तो अभी हमें कल तक पता लग पाएगा कि मार्केट्स कैसा रिस्पॉन्ड करती हैं, पर जब स्पीच चल रही थी तो बहुत ही पॉजिटिवली चल रही थी, पर स्पीच खत्म होने के बाद ऐसा मैंने अभी तक जो नोटिस किया है वो ये है कि स्पीच खत्म होने के बाद मार्केट्स में एक तरह की गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। एक चीज हमें और समझनी है, दैट इज व्हाट, कि आखिर अगर हम 1 रुपया मान लो हम कमाते हैं या फिर हमारे पास 1 रुपया है, तो कहां से आता है वो 1 रुपया। तो देखो 1 रुपये में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन पता किसका है, बोरोइंग्स का। हमें उधार लेना पड़ता है ना, तो 1 रुपये में से 34 पैसे तो ऐसा मान के चलो कि हम बोरोइंग से ही हमें मिलता है। इसके अलावा आप नोट कर सकते हो जीएसटी, पिछले कुछ सालों के अंदर, पिछले कुछ टाइम्स के अंदर जीएसटी कलेक्शन हमने काफी इंक्रीज करने को मिला है। आप नोटिस करते होंगे ना कि कई बार न्यूज आती है कि 1.5 लाख करोड़ इस साल का जीएसटी, इस महीने का जीएसटी कलेक्शन था।
तो जीएसटी के अंदर एक बढ़ोतरी मिली है, तो ये एक अच्छी चीज है कि जीएसटी से हमें 17% के करीब करीब इस बार देखने को मिला है। उसके अलावा आप कॉर्पोरेशन टैक्स देख सकते हो, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स हो गया 15%, इनकम टैक्स हो गया, ये भी डायरेक्ट टैक्स है 15% का, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7 पैसे हमें मिलते हैं 1 रुपए में से, उसी तरह से नॉन टैक्स रिसिप्ट हो गया 6%, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट 2%, कस्टम्स 4%। देखो अगर इनमें से किसी भी टर्म का मीनिंग नहीं ना पता, तो मैंने आपको ना जो आई थिंक 30 जनवरी को वीडियो बनाया था बजट के रिगार्डिंग, बजट का स्टैटिक पोर्शन उसमें डिस्कस हुआ था, तो ये सारे टर्म्स मैंने वहां पे समझा रखे हैं, तो आप वहां पे उस वीडियो को जाके देख सकते हो, ये टर्म्स आसानी से समझ आ जाएंगी। अगर आप सोचें कि 1 रुपया चलो हम खर्च कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये नोटिस करो 1 रुपये में से ना जो 20 पैसे हैं वो तो हमारे इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर ही खर्च हो जाते हैं। जैसे कहीं से आप लोन लिया है, हमारी सरकारों ने लोन लिया है, तो सरकार को लोन का के लिए इंटरेस्ट पेमेंट भी तो करना है, तो 20 पैसे तो वहीं खर्च हो गए। इसके अलावा स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी के अंदर 18 पैसे हो गया, 17 पैसे हो गया कहाँ, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, ठीक है, जहां पर जो कंट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 9%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 9%, डिफेंस भी एक अच्छा खासा पोर्शन हो जाता है 8% का, और जो हम सब्सिडीज देते हैं, अलग अलग तरह की सब्सिडीज प्रोवाइड करी जाती है हमारी सरकार के द्वारा, फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी, यहाँ पर 7%, बाकी पेंशन के ऊपर 4%, और बाकी जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बनता है वो 8% के आसपास बन जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और कि भैया जो हमारे चारों चीजें होती हैं, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सारे टर्म्स भी मैं 30 जनवरी वाली वीडियो में समझा चुका हूं कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो यहां पर आप नोट कर सकते हो कि हम ना धीरे धीरे फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। सर वो कैसे, आप नोटिस करो ना, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि बेसिकली हमने कितना कर्ज लिया, कितनी बोरोइंग है। तो नोटिस करो जब कोविड-19 पेंडेमिक था तब हमने काफी खर्चा करना था, उसलिए हमने कर्ज काफी ले लिया था, पर धीरे धीरे हम इसको देख रहे हो, हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले साल के अंदर 23-24 के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको 5.9% ऑफ जीडीपी की तरफ हम ले जाएंगे। उसके अलावा आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है, जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें भी एक कमी आई है, जो कि काफी अच्छी चीज हम आने वाले टाइम के अंदर देख सकते हैं, ठीक है, ये प्रेडिक्टेड है, आने वाले टाइम के अंदर हम एक कमी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा प्राइमरी डेफिसिट हो गया, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के भी नंबर आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि आने वाले टाइम के अंदर क्या हो सकते हैं। अब देखो बजट के अंदर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा टोटल 7 प्रायोरिटीज के ऊपर डिस्कशन किया गया। ये कौन सी 7 प्रायोरिटीज हैं? ये है, देखो पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मैंने बात करी ना अभी, सबका साथ सबका विकास, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कशन है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ठीक है, लोगों तक जो बेसिकली जो गरीब लोग हैं वहां तक भी पहुंचना, वल्नरेबल सेक्शन, ट्राइबल ग्रुप्स, वहां तक भी पहुंचना, ये डिस्कशन किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, डेफिनेटली यहाँ पर आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर सकते हो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स हमारा हो गया, ठीक है ना, ब्रिजेस हो गया, इस तरह की चीजें कंस्ट्रक्ट करना, रेलवेज वगैरह, ये सारी चीजें, लोगों का पोटेंशियल को अनलीश करना, ग्रीन ग्रोथ, ठीक है, एनवायरमेंट का देखो काफी हमारा ना फोकस अच्छा खासा है। कल भी अगर आपने नोटिस किया हो, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक अलग से चैप्टर था ग्रीन एनर्जी या फिर एनवायरमेंट स्पेसिफिक चीजों के ऊपर, यहां पर भी एक प्रायोरिटी आज के बजट के अंदर भी हाईलाइट करी गई है रिगार्डिंग ग्रीन ग्रोथ। उसके अलावा यूथ की पावर को हम कैसे इनको टैप कर सकते हैं, तो बहुत सारी स्कीम, इसके लिए भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वहां पर क्या चेंजेस आए जा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये 7 हमारी प्रायोरिटीज आप देख सकते हो, और इसी का नाम क्या है, सप्तऋषि, ठीक है, ये हमारी टोटल 7 प्रायोरिटीज हैं। हम अमृत काल के अंदर जो 100th ईयर, हम 75 ईयर हो चुके हैं, 100th ईयर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसकी तरफ हम क्या हमारी प्रायोरिटीज लेके चलें, तो वो सारी बातें हैं। 3 विजन यहाँ पे और हाईलाइट किए गए हैं ठीक है, वो तो प्रायोरिटीज थी। विजन है हमारा क्या है कि सभी सिटीजन्स को हम अपॉर्चुनिटीज दें। स्पेसिफिक किसके ऊपर होना चाहिए, हमारे यूथ के ऊपर, तो हमारे सिटीजन्स के पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, हमारा प्रेम्बल भी यही बोलता है ना, तो वही बातें यहाँ पर हम डिस्कस कर पा रहे हैं। ऊपर से एक तरह का हम इम्पेटस लेके आए, किसके ऊपर, ग्रोथ हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जॉब क्रिएशन, अनएम्प्लॉयमेंट आज के टाइम पर भी देखो एक मेजर प्रॉब्लम है इंडिया की, तो वहां से हम जॉब क्रिएशन की तरफ कैसे बढ़ेंगे, ये यहाँ पर हमारा एक प्रॉपर विजन है। एंड लास्टली स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे आए, आप नोटिस कर सकते हो, चाहे रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो गया, या फिर जो कोविड-19 पेंडेमिक हो गया, या फिर जो फेड के द्वारा जो टेपरिंग करी गई है, ठीक है, सॉरी, फेड के द्वारा जो रेट हाइक किया गया है उसका इंपैक्ट आया है नेगेटिव इंडिया के ऊपर भी। तो कैसे इन पर्टिकुलर मैक्रो इकोनॉमिक जो चेंजेस आ रहे हैं वहां से इंडिया के फंडामेंटल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जाए, ये भी हमारी तीसरी प्रायोरिटी यहाँ पर होनी चाहिए। तो यही तीनों यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक एजेंडा इसी पर्टिकुलर विजन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ ही ना एक और बात करी गई, दैट इज विद रिगार्ड्स टू वुमेन, ठीक है, महिलाओं का रोल देखो हमें रियलाइज करना ही पड़ेगा। हमारी प्रेसिडेंट मैंने अभी आपको दिखाया महिला है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर खुद एक महिला है, तो डेफिनेटली महिलाएं आगे आ रही हैं, पर अभी भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको हमें मतलब उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड हो पा रही। तो यहाँ पर एक बात हुई है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, एसएचजीज, तो कोशिश करी जाएगी कि वुमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से हम आगे लेकर आ पाए, उनका एक तरह से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो,
चाहे आप रॉ मटेरियल सप्लाई की बात कर लो, ब्रांडिंग की बात कर लो, मार्केटिंग की बात कर लो, वो कैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से बेहतर कर सकते हैं, ये सारा डिस्कशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब थोड़ा देखो एग्रीकल्चर की तरफ चलते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर एक बात करी गई है आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम की तरफ। देखो यहाँ पर क्या बात करी गई है, आप जानते हो अलग अलग हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में, जहां पर हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लोरल प्लांट्स हो गया, इस तरह की चीजें आ जाती है, बेसिकली जो हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इन पर्टिकुलर चीजों के लिए कैसे हमारा जो डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। देखो आप खुद सोचो, हॉर्टिकल्चर ना एक्चुअल में वैल्यू एडिशन इसकी बहुत वैल्यू काफी होती है, ठीक है, ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इनको कैसे हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम लॉन्च करेंगे क्या, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ताकि डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हमारे पास प्रोवाइड हो पाए हॉर्टिकल्चर के रिगार्डिंग। और इसके लिए एक आउटले दिया गया कितना, 2200 करोड़ का, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम बन जाता है। उसके साथ ही अगर हम थोड़े एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग बात करें, तो एक ना हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर भी ना स्टार्टअप्स आए। उसके लिए एग्रीकल्चर एक्सिलरेटर हमने फंड नाम से एक योजना, बेसिकली एक तरह से फंड बनाया है, ताकि एग्रीकल्चर के अंदर नए नए हम स्टार्टअप लेके आ पाए, स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर। उसके साथ ही जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं, पैक्स, जो बेसिकली लोन्स वगैरह देने के लिए हेल्प करती हैं। आप जानते हो ना पूरा जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स का, डीसीसीबीज होते हैं, उनमें ही एक आ जाता है पैक्स, तो उनका कंप्यूटराइजेशन करना, ये भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से 2500 करोड़ से भी ज्यादा की हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मत्स्य योजना है, मत्स्य संपदा योजना, वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, हम फिशरीज को प्रमोट करने के लिए उसके रिगार्डिंग हम सब स्कीम्स को लॉन्च करेंगे। साथ में ही एक देखो जो पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ना एग्रीकल्चर का, वहां पर एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी जो क्या बताती थी कि 90,000 करोड़ का हमारा लॉस हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसी वजह से कि हम चीजों को अच्छे से स्टोरेज नहीं कर पाते। तो वो स्टोरेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर किसान चाहें तो वहां पर अपनी चीजों को स्टोर कर पाए एंड अकॉर्डिंगली उनको एक अच्छा दाम मिल पाए, ठीक है। तो यही है, क्रेडिट हमने इंक्रीज कर दिया है 186 लाख करोड़, आप यहाँ पर देख सकते हो। फंड की हमने बात कर ली, ये प्लान की बात कर ली, एंड साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी हो गया, फिशरी सेक्टर हो गया, इनको भी हम प्रॉपर क्रेडिट दे रहे हैं। इसके अलावा ना देखो जो 2023 है, 2023 को क्या बोला जा रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो इंडिया मिलेट्स को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है, उसी वजह से इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाने के लिए मिलेट्स का एक श्री अन्ना, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है ना, ये एक तरह का हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च बनेगा हैदराबाद के अंदर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्ना भी इसको बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मिलेट्स को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, जो भी अलग अलग बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी उनको यहाँ पर शेयर किया जाएगा। तो मिलेट्स देखो कई बार हमने पहले भी डिस्कस किया है, डेफिनेटली इस बार के एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। क्रेडिट की थोड़ा बात करें तो आप नोटिस कर सकते हो कंसिस्टेंटली क्रेडिट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को, वो बढ़ रहा है। हमारी जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, जो कि क्या शो करती है कि हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने की तरफ डेफिनेटली सही कदम अपना रहे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा देखो, ठीक है, ये टारगेटेड फंडिंग वाला आप देख सकते हो, आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह से इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर आगे चलें तो यहाँ पर एक बात हुई है हेल्थ के रिगार्डिंग। हेल्थ देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हमारा बन जाता है, तो यहाँ पर एक तरह से सिकल सेल एनीमिया जो है उसको एलिमिनेट करने के लिए हमारा मिशन लॉन्च किया जाएगा। नर्सिंग कॉलेजेस को एस्टैब्लिश करने की बात है। फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर हम थोड़ा ना डिपेंडेंट हैं, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए हम चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है हम उसको धीरे धीरे कम करना चाहते हैं, तो वहां पर भी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, और इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि रिसर्च बेसिकली प्रमोट करी जा रही है। हेल्थ और एजुकेशन के अंदर एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप नोटिस कर सकते हो कि हेल्थ के अंदर हमने जो एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज कर लिया है। 2019 में 1.4% जीडीपी का था, अब 2.1% तक पहुंच गए हैं। सिमिलरली एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर थोड़ा सा इंक्रीज आया है, 2.8 से हम 2.9% तरफ बढ़ गए हैं इन FY23। एजुकेशन के अंदर भी देखो और बहुत सारी स्कीम्स की बात है। यहाँ पर ना मैं स्पीच सुन रहा था जब फाइनेंस मिनिस्टर जी की, तो उन्होंने एक बात करी कि पिछले 2 सालों में ना बेसिकली जब कोविड-19 पैंडेमिक था, उसको उन्होंने बोला क्या है, लर्निंग लॉस, कि 2 साल बच्चे ज्यादा स्कूल नहीं जा पाए, तो मेजर एक लर्निंग लॉस यहाँ पर देखने को मिला है। उसको थोड़ा कवर अप करने के लिए हम एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे, यहाँ पर बच्चों के लिए, एडोलेसेंट के लिए, वहां पे वो सीख पाएंगे, ठीक है। इस तरह की नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी करने की बात है। इसके साथ ही 38,000 टीचर को अगले 3 सालों के अंदर हम रिक्रूट करने की बात कर रहे हैं, ताकि ये सारी चीजें हो पाए। इसके अलावा पंचायत हो गया, वार्ड लेवल पे भी फिजिकल लाइब्रेरी सेटअप करी जाएंगी, क्योंकि जो थोड़ा लर्निंग लॉस हुआ है ना उसको हम कवर अप कर पाए। टीचर ट्रेनिंग के लिए हमारे पास ऑलरेडी प्रोग्राम थे, उसको और हम रिवैम्प करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सारी चीजें इसमें आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर भी हमारा फोकस हमेशा से ही रहा है, उसको थोड़ा और प्रमोट कर रहे हैं कि बच्चों को जो एजुकेशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हम नेशनल बुक ट्रस्ट की बात कर रहे हैं,
तो वहां पर अलग अलग तरह की बुक्स होंगी, ठीक है, वहां पर रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, राइट। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीवमेंट्स के अंदर बात करी गई है कि बहुत सारी चीजें अचीव करी है हमने, जैसे स्वच्छ भारत मिशन का मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो जल जीवन मिशन है उसकी अचीवमेंट्स आप देख सकते हो, उज्ज्वला के अंदर 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस दिए गए हैं, कोविड-19 पैंडेमिक के लिए हमने प्रॉपर वैक्सीनेशंस करी हैं, ये भी जनधन बैंक अकाउंट की बात करी, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इन्होंने भी अच्छा काम किया है, और साथ ही साथ जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया या फिर प्रधानमंत्री किसान के थ्रू किसानों के अकाउंट्स में डायरेक्टली हमने पैसा दिया है, उन्होंने भी एक अच्छा रिजल्ट हमें दिखाया है, ठीक है। ये ग्रोथ की अगर हम बात करें तो देखो ग्रोथ हमारी जो कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर हमारी नीचे गई थी वो वापस से अब ऊपर उठ रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली दुनिया की इकोनॉमीज के अंदर हम उनसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की देखो बात करें ना तो 4 साल के सबसे लोएस्ट रेट पे आ चुकी है, आप नोटिस कर सकते हो। करंटली अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, 7.2%। तो जो कोविड-19 पैंडेमिक क्या उससे पहले भी थोड़ा स्लो डाउन चल रहा था, उससे हम धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक हमारा ऑब्जेक्टिव था ना जो 7 मैंने आपको बताया, उसमें एक लास्ट माइल का था, तो लास्ट माइल के यहाँ पे ना एक मेजर चीज हमने बात करी है, दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। एक ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो उनमें भी ज्यादा बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, उनका जो लिटरेसी लेवल होता है बहुत ही कम होता है, पॉपुलेशन काफी डिक्लाइन कर रही होती है या फिर स्टैग्नेंट होती है, तो बेसिकली इकोनॉमिक इंडिकेटर, सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफी खराब होते हैं। इंडिया में टोटल 75 पीबीटीजीज हैं। इनकी सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन को हम लॉन्च करेंगे, ठीक है ना। तो इस मिशन को लॉन्च करेंगे, अगले 3 सालों के अंदर 15,000 करोड़ हम इसके लिए अवेलेबल करवाएंगे, ताकि इस मिशन के थ्रू इनकी जो सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर है या फिर इनकी डेवलपमेंट है हम इसको और इंप्रूव कर पाएं। इसके साथ ही आप जानते हो ईएमआरएस के बारे में, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जहां पर क्या क्या होता है कि जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब चिल्ड्रन है उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करी जाती है। वो एक तरह का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जहां पर वो वहीं स्टे करते हैं ताकि उनको क्वालिटी एजुकेशन दी जा पाए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिले, तो वो सारी के लिए भी हम और टीचर्स को रिक्रूट करेंगे ईएमआरएस प्रोग्राम के रिगार्डिंग। इसके साथ ही जो भारत है बेसिकली जो श्री क्या है, शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है ना। तो जो अलग अलग तरह की इंस्क्रिप्शंस होती हैं उनके डिजिटलाइजेशन के लिए हम इसको सेटअप करेंगे। इसके साथ ही कर्नाटका के जो ड्राउट प्रोन एरियाज है वहां पर माइक्रो इरिगेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। तो ये सारे अलग अलग हम काम कर रहे हैं ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी या फिर लास्ट माइल तक हम अच्छे से रीच कर पाए। अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। देखो करंट गवर्नमेंट ना एक्चुअल में काफी अच्छा काम इस सेंस में किया है कि हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्च है वो काफी अच्छा कर रहा है, ठीक है, काफी इंक्रीज किया है। और अगर आपको इस टर्म का मीनिंग ना पता, एक बार वो बजट वाली वीडियो देखते हैं जहां पे मैंने टर्म्स को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारे, चाहे आप सड़कों की बात कर लो, चाहे आप रेलवेज की बात कर लो, ब्रिजेस की बात कर लो, इनके ऊपर ज्यादा पुश होता है, ठीक है। और लंबे टाइम के अंदर ना ये बहुत अच्छे हमें इफेक्ट दे सकते हैं। एक तो इससे अच्छी खासी क्या होती है, इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो ये सारी चीजें आप नोटिस कर सकते हो। तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले है ना वो 33% से बढ़ गया है और ये नंबर क्या हो गया अब 10 लाख करोड़, ठीक है। ये नंबर आप डेफिनेटली ध्यान में रखना क्योंकि आप मेंस के अंदर आंसर में इसको कोट कर सकते हो। अच्छा खासा इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कि और अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर इसका इंपैक्ट होता है। मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, अगर देखो अगर एक सड़क बनती है ना तो सड़क का ना इंपैक्ट बहुत सेक्टर्स के ऊपर देखने को मिलता है। जितने भी इनपुट्स लगते हैं उसके वहां पे इंपैक्ट आएगा, आसपास के लोग हैं उनके लिए इंपैक्ट आएगा, इस टूरिज्म प्रमोट होता है, इस तरह से जो हमारा एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होता है, हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें कमी आती है, तो सारे यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बात करी है कि जो 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को ताकि अपने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर पाए। इसके अलावा 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं। रेलवेज को हमने 2.4 लाख करोड़ हमने टोटल कैपिटल आउटले दिया है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं 50 एडिशनल जो एयरपोर्ट्स हो गया, हेलीपोर्ट्स हो गया, इनको हम रिवाइटलाइज करने की, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे यूजिंग यूआईडीएफ, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है ना। तो ये सारी यहाँ पे बातें आप देख सकते हो। तो ये इस तरह से आप नोटिस करो कि कैसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है। ये सारे नंबर्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा और आप नोटिस करोगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे कर रहे हैं, जो माइनर ऑफेंसेस होते हैं ना उनके लिए किसी को जेल ना जाना पड़े बल्कि उसकी जगह थोड़ा बहुत चलो फाइन दे दिया, दैट इज फाइन। पहले क्या होता था कि कोई छोटे ऑफेंस के लिए भी ना उन लोगों को जेल जाना पड़ता था। इसका इंपैक्ट क्या आता था, हमारी जुडिशरी के ऊपर, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर आता था।
पुलिसिंग सिस्टम भी ऊपर आता था, तो अब हमने क्या कर दिया है, डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं इस तरह के माइनर ऑफेंसेस को, ताकि उनको फाइन तो पे करना पड़े पर उनको जेल ना जाना पड़े। एक ना दिसंबर के मंथ में जन विश्वास बिल हमने इंट्रोड्यूस किया था, जहां पर इस चीज की हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहां पे हेल्प कर रही हैं, हमारी इकोनॉमी को और इंप्रूव करने के अंदर, साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हमें हेल्प करती जा रही हैं। चलते हैं आगे हाउसिंग सेक्टर की तरफ। हाउसिंग सेक्टर के अंदर क्या हुआ है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ठीक है ना, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी का मिशन है हाउसिंग फॉर ऑल, उसका जो आउटले है वो 66% इंक्रीज कर दिया है। एक मैसिव इंक्रीज आया है, ठीक है ना। ये नंबर अब एक तरह से मान के चलिए 79,000 करोड़ तक ये पहुंच चुका है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो हाउसिंग फॉर ऑल के लिए डेफिनेटली एक अच्छा काम किया जा रहा है, ताकि इसमें हम काम कर पाए। इसके साथ ही कल भी हमने ना जब इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस कर रहे थे, वहां पर भी ये वर्ड आया था ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। यहां पर अलग अलग मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि एक तरह से ट्रस्ट बढ़े। जैसे ठीक है, मेकिंग एआई इन इंडिया, तो अलग अलग जगह एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, इसमें एआई को कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम काम करेंगे। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, ठीक है, तो स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो। विवाद से विश्वास आप स्कीम जानते होंगे, ठीक है, जहां पर क्या होता था कि एक तरह से आपको बेसिकली ना कि जो लोग हैं वो भी इस पर्टिकुलर चीजों में ना पड़े। मान लो आपने टैक्स नहीं पे किया, या फिर टैक्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो सामने वालों के साथ ना कई कई सालों तक डिस्प्यूट चलते रहते थे, तो उनको कैसे एमिकेबली रिजॉल्व कर पाए इस तरह के डिस्प्यूट्स को, वहां पर यहाँ बात करी गई है। तो विवाद से जो विश्वास स्कीम है, वहां पर एमएसएमईज को रिलीफ मिलेगा। उसी तरह से विवाद से विश्वास जो 2 है, वहां पर क्या होगा कि जल्दी से जल्दी सेटलमेंट हो पाएगा जो अलग अलग डिस्प्यूट्स हैं। दरअसल ये डिस्प्यूट कई सालों साल चलते रहते थे, तो दोनों को दिक्कत आती थी, गवर्नमेंट को भी और जो लोगों ने जिन पे क्वेश्चन मार्क उठे थे उनको भी। तो इन पर्टिकुलर चीजों से ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की तरफ हम बढ़ेंगे। बाकी ई कोड को हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, इसका फेज 3 हो गया, ताकि जस्टिस को अच्छे से एडमिनिस्टर किया जा पाए। डिजी लॉकर हो गया, ठीक है, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से स्टोर कर पाओ, उनको जब जरूरत पड़े तो शेयर कर पाओ। 5G की तरफ हमारा काम बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप अलग अलग चीजों के अंदर देख सकते हो, डेफिनेटली एक अच्छा खासा पुश है। अगला हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग ग्रीन ग्रोथ। इसके रिगार्डिंग बहुत डिस्कशन हुई है। कल इकोनॉमिक सर्वे मैंने बताया ना, एक अलग से चैप्टर था, यहां पर भी हमारी सरकार के द्वारा इसके रिगार्डिंग बात करी गई है। जैसे प्रधानमंत्री प्रणाम, इसको लॉन्च किया जाएगा। अब ये प्रणाम क्या है, दरअसल में इसका मीनिंग है प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नॉरिशमेंट एंड अमोलिरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है ना। बेसिकली इस धरती को कैसे आप रिस्टोर करोगे, अवेयरनेस उसके रिगार्डिंग लेके आओगे, नॉरिश कैसे करना है, ये सारी चीजें, तो किस तरह से आपको फर्टिलाइजर यूज करने हैं। दरअसल में होता क्या है कि हमने यूरिया वगैरह को इतना ज्यादा यूज कर लिया है कि नाइट्रोजन की मात्रा हमारी सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो काफी खराब सॉइल हो चुकी है, तो उसको कैसे ठीक करना है उसके रिगार्डिंग बात हो रही है, ठीक है। 500 हमने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे अंडर गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो सोर्सेज धन, इसको यूज करेंगे ताकि हम सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ पाए। बेसिकली जो एक तरह की लीनर इकोनॉमी थी, जहां पर हम वेस्ट को फेंक देते थे, मतलब प्रोडक्ट को यूज किया उसको फेंक दिया, यहां पर ऐसा नहीं होगा, उसको रिसाइकल रीयूज इस तरह की चीजों करके हम उसको रीयूज करने की बात कर रहे हैं। क्लीन गाइड प्रोग्राम हो गया, ठीक है ना। ऊपर से हमारा जो मिष्टी है, मिष्टी क्या है, मैनग्रोव्स के लिए है, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, इसका नाम है मिष्टी। इनको मैनग्रोव प्लांटेशन को इंक्रीज किया जाएगा। बाकी इसी तरह से बहुत सारे इनिशिएटिव्स आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ कैसे बढ़ेंगे। 2070 तक आप जानते हो हमें नेट जीरो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो उसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। 35,000 करोड़ हम स्पेंड करने की बात कर रहे हैं एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। आप जानते होंगे नेशनल हाइड्रोजन मिशन के रिगार्डिंग, ठीक है, तो हम इसको भी एज एन ऑल्टरनेटिव बात कर रहे हैं। इसके साथ ही इंडिया ने जो पंचामृत की बात करी थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने COP26 के अंदर जो बात करी थी, तो कैसे वहां पर पहुंच सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ग्रीन ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ ही हमने डिस्कस किया था लाइफ क्या है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हम एज अ सिटीजन कैसे वर्क कर सकते हैं ताकि हम एनवायरनमेंट को अच्छे से प्रोटेक्ट करें और उसकी तरफ एक ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ पाएं, ये सारी बातें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एक हमारा कंपोनेंट था यूथ पावर के रिगार्डिंग, इसको क्या बोल रहे हैं, अमृत पीढ़ी। तो इसके लिए क्या है, इनके स्किल के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके लिए टोटल 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स को एस्टेब्लिश किया गया जाएगा अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। साथ ही साथ नियरली 47 लाख यूथ को हम स्टाइपेंड देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम होगा, टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत ही अच्छी स्कीम है जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग उनके कुछ स्पेशलिटी होती है, उसको प्रमोट किया जाता है। तो उनके लिए एक तरह से क्या है, यूनिटी मॉल्स को एस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि उनका प्रमोट हो पाए, उनकी मार्केटिंग हो पाए, इन सभी का बेनिफिट्स इनको मिल पाए। बात करें अगर एमएसएमई की, तो एमएसएमई के लिए भी रिवैम्प्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम है एमएसएमई के लिए। यहाँ पर 9,000 करोड़ का इन्फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा, बाकी पॉइंट्स वही हैं ताकि इनको आसानी से क्रेडिट मिल पाए। आए अगर हम थोड़ा फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ,
तो एक तरह की हम रजिस्ट्री बना रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री के अंदर एक सभी चीजों की इंफॉर्मेशन हमें एक जगह पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो एक सेंट्रल रिपोजिटरी मिल जाएगी, तो कोई जो इश्यूज आएंगे उनको हम इस पर्टिकुलर सेंट्रल रजिस्ट्री के माध्यम से टैकल कर पाएंगे। साथ में ही महिला सम्मान बचत पत्र मिलेंगे, ठीक है ना, एक तरह से महिलाओं के लिए। तो वन टाइम क्या है, न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम है 2 सालों के लिए, 2 लाख फॉर वुमेन, ठीक है। सीनियर सिटीजन के लिए हम बेनिफिट ले आ रहे हैं। जो गिफ्ट सिटी है उसके रिगार्डिंग भी हम नए इनिशिएटिव्स को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं ताकि इन सभी चीजों को हम अचीव कर पाए। तो ये हो गए सारे बेनिफिट्स फाइनेंशियल सेक्टर के रिगार्डिंग। उसी तरह से देखो हमने नोटिस किया ना, फिस्कल डेफिसिट को हम बात कर रहे हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। जहां मैंने बात करी थी, आपको नंबर्स दिखाए थे फिस्कल डेफिसिट के, कि धीरे धीरे हम कम करने की उसको कोशिश कर रहे हैं। साथ में ही 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन्स हम स्टेट को दे रहे हैं। तो ये सारे अच्छे अच्छे बातें यहाँ पर आज के बजट में करी गई, ठीक है। फंडामेंटल्स आप देख सकते हो, ये मैंने डिस्कस किया आपको इन सभी नंबर्स का। इसके अलावा जो जीएसटी कलेक्शन था आप नोटिस कर रहे हो, 1.5 लाख करोड़ के आसपास कंसिस्टेंटली चल रहा है, तो जो कि एक काफी अच्छी चीज हमारे लिए हो जाती है, ठीक है। कुछ और नंबर देखना चाहो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज आया है। एक अच्छी बात है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बैंक लोन देते हैं और लोन वापस नहीं आते, उसमें एक तरह की हमें कटौती देखने को मिली है, जो शो करता है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो इश्यूज थे वो थोड़े सॉल्व हो रहे हैं। ऊपर से देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, काफी बार ना इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या अब इंडिया के भी धीरे धीरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो रहे हैं। दरअसल में हुआ क्या था ना, पिछले साल के अंदर हमारा रुपी काफी डेप्रिशिएट हुआ एज कंपेयर टू डॉलर। तो उससे क्या हुआ था, उसको मेंटेन करने के लिए आरबीआई को कुछ फॉरेक्स रिजर्व्स मार्केट में डालने पड़े, ठीक है। उसको मतलब कम करना पड़ा फॉरेक्स रिजर्व्स को, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि रुपी कम वोलेटाइल रहे। उससे थोड़े कम जरूर हुए हैं इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पर तब भी हमारे पास इतने हैं कि 10 महीने का हमारे पास इंपोर्ट है। तो बेसिकली जो इंपोर्ट कवर है नियरली हमारे पास 10 मंथ्स का है। ऑन द अदर हैंड हम बात करें, देखो श्रीलंका की बात कर लो, पाकिस्तान की बात कर लो, इनके पास तो बेयरली कुछ दिनों का या कुछ महीनों का ही यहाँ पे है। तो इंडिया काफी अच्छी सिचुएशन में है अगर हम ऐसी भी बात करें। ऊपर से देखो बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की या होलसेल प्राइस इंडेक्स की, तो धीरे धीरे यहाँ पर भी हमें जो इन्फ्लेशन है उसमें कमी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन लेकर आ रहे हैं। किस तरह से, ताकि हम एक्सपोर्ट बढ़ा पाएं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। आप खुद सोचो ना, किसी के ऊपर अगर चीज के ऊपर टैक्स ज्यादा लगेगा, स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, तो चीजें महंगी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो उस चीज को कम करने के लिए हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कटौती करी है। किस तरह की चीजों के अंदर, देखो हमारे यहाँ पे ना लिथियम आयन बैटरीज का इंपोर्ट होता है। तो अगर हम एक तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडलीनेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उससे क्या चाहिए, लिथियम आयन बैटरीज आसानी से इंडिया के अंदर पहुंच पाए। उसके लिए हमने क्या किया है, कस्टम ड्यूटी में कमी लेकर आई है। उसी तरह से आप नोटिस कर सकते हो, मोबाइल कैमरा लेंस हो गया, इथाइल एल्कोहल हो गया, साथ ही साथ श्रिम्प फीड हो गया, इसके रिगार्डिंग भी हमने कस्टम ड्यूटी के अंदर चेंज किया है ताकि इंडिया थोड़ा और बेहतर कर पाए। पर क्या कॉस्टली हो गया है, क्या महंगा क्या हो गया है, देखो सिगरेट्स के ऊपर टैक्सेस को 16% से हाइक किया गया है। जो कंपाउंडेड रबर थी उसके ऊपर हमने इसको इंक्रीज किया है, इंपोर्ट ड्यूटी को 25% कर दिया है। साथ ही साथ जो आर्टिकल्स बनते हैं गोल्ड वार से, उसके ऊपर भी एक तरह से कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया है। एंड साथ ही किचन इलेक्ट्रिक चिमनी के ऊपर इसको भी हमने कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया। तो ये सारे इंक्रीज हमें देखने को मिले। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, वैसे मैंने जो मेजर चीजें थी वो तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी हैं, पर इंडिया ने ना हमारी जो गवर्नमेंट है बेसिकली उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। जो रिटर्न्स होती हैं, ठीक है, आप आईटीआर फॉर्म्स वगैरह फिल करते हो, उसका जो प्रोसेस है उसको काफी आसान कर दिया गया है, ठीक है। जो प्रोसेसिंग पीरियड था कि रिटर्न कितने टाइम में आ रही है, पूरा 93 से हम कहां पे ले आए हैं, 16 डेज के अंदर। तो काफी डिजिटाइजेशन की वजह से भी कह सकते हैं कि हर चीज टेक्नोलॉजी की मदद से हमने उसमें अंदर कमी लेकर आई है, जो कि एक काफी अच्छी बात है। सर चार्ज के अंदर मैंने आपको बता दिया था, पहले 37% था, 25% पे हम इसको ले आए हैं, ठीक है। टैक्स एग्जेम्पशन भी आप देख सकते हो, 25 लाख ऑन लीव एंड कैशमेंट। तो ये सारे बेनिफिट्स आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। एमएसएमईज के लिए भी हमने कोशिश करी है, ठीक है, जो मैंने पहले अभी आपको डिस्कस किया। उसी तरह से स्टार्टअप्स हो गया, इनके लिए भी बेनिफिट्स हैं। बाकी चीजें आईएफएससी वाला भी हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली हमने करी है। लिथियम आयन बैटरीज वाला भी हमने पॉइंट डिस्कस किया। तो ये सारे चेंजेस आप यहाँ पर नोटिस भी कर सकते हो। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हमारी चेंजेस हुई। एक इंपॉर्टेंट चेंज और था कि जो नए कोऑपरेटिव्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे बाय मार्च 2024, उनके लिए कम टैक्स रेट लगेगा, दैट इज एट अ रेट ऑफ 15%। तो डेफिनेटली हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं कि इन चीजों के रिगार्डिंग भी हम ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करें ताकि लोगों की सिचुएशन बेहतर होता है। अब बात कर लेते हैं कि किस मिनिस्ट्री को कितने पैसे मिले हैं आपको। एक्चुअल में ना ये दरअसल में जो पीडीएफ है ये मैं आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ओनली आईएएस का, वहां पर शेयर कर दूंगा ताकि आप इन नंबर्स को एक बार खुद भी गो थ्रू कर लो। बट आप नोटिस कर सकते हो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको लगभग 6 लाख करोड़, उससे थोड़ा सा कम 5.9 लाख करोड़ यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यहाँ पे 2.7 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 2.41 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2.06 लाख करोड़। इसी तरह से बाकी और मिनिस्ट्रीज का भी आप यहाँ पे एलोकेशन यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो।
इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे जो डेवलपमेंट हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है, यहाँ पर हम काफी बूस्ट लेके आना चाहते हैं। मैंने बताया था ना, हम इंडिया क्या है, एक तरह से वैसे तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, पर बहुत सारी चीजों के रिगार्डिंग स्पेशली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए हम चाइना के ऊपर निर्भर हैं। तो यहाँ पर हम एक मेजर बूस्ट लेकर आए हैं। पिछले साल इतना था, अब 23-24 के अंदर हम इतना 1250 करोड़ हम एलोकेट इसको कर रहे हैं। इसके साथ ही जल जीवन मिशन के अंदर भी हमने देखा ना किस तरह से हमने तेजी देखने को मिली थी, तो यहाँ पर भी हम 70,000 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी प्रधानमंत्री आवास योजना का भी नंबर मैंने आपको पहले बताया था कि कितना इंक्रीज हुआ, नियरली 66% देखने को मिला है। EMIRS के बारे में भी हमने डिस्कशन किया, तो नंबर्स काफी इन पर्टिकुलर स्कीम्स के रिगार्डिंग इंक्रीज किए हैं, जो कि हमारे प्रायोरिटीज के साथ अच्छे बैठते भी हैं। बात करें देखो रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, 26.3 ये देखने को मिलेगा। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है। इसके साथ ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमें यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर। ओवरऑल अगर आप पूरा एक्सपेंडिचर देखना चाहते हो, वैसे मैंने थोड़ी चीजें बता भी दी कि कितना कितना किसको मिल रहा है, पर यहाँ पर नोटिस कर सकते हो आने वाले टाइम के अंदर किस पर्टिकुलर स्कीम को हम कितना दे रहे हैं, ये सारा यहाँ पर फिर से समराइज्ड है। ठीक है, इस तरह से पूरा बजट बनता है, जहां पर आने वाले टाइम का अगले साल का ये बजट एस्टिमेट हो गया। इस साल का, क्योंकि अभी तो देखो 10 महीने ही हुए हैं, 2 महीने अभी बचे हैं मार्च का एंडिंग होने में, 31 मार्च आने में, तो उसका जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था हमने ये लगाया है। बजट एस्टिमेट जो पिछले साल हमने एस्टिमेट किया था वो ये था, और 2021-22 के नंबर्स आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, वैसे मैंने आपको चार्ट्स के माध्यम से बता दिया, तो इस साल ये जो नंबर है, ठीक है ना, उससे हम थोड़ा सा इंक्रीज देखेंगे अगले साल रेवेन्यू शिफ्ट के अंदर। ठीक है, सिमिलरली आप बाकी नंबर्स भी आप गो थ्रू कर सकते हो। देखो सारे नंबर आपको एग्जैक्ट बाय हार्ट नहीं याद करने, पर एक आइडिया होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। एक्चुअल में यूपीएससी ना इन नंबर्स के ऊपर उतना फोकस नहीं करता, पर ट्रेंड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है कि हाँ हमारा रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो थोड़ा एक आइडिया जरूर रखो डेफिनेटली, पर ट्रेंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाते हैं। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का भी आप नोटिस कर सकते हो कि किस तरह से हमने मार्केट बोरोइंग से, यहाँ से सबसे ज्यादा हम बोरो करते हैं, साथ ही साथ जो सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, यहाँ से भी अच्छा खासा हमने बोरो किया है। अगर आप टैक्स रिसिप्ट्स के अंदर इसके ट्रेंड्स देखना चाहते हो, तो यहाँ पे नोटिस करो डायरेक्ट टैक्स से कितना आता है और इनडायरेक्ट टैक्स से कितना आता है। तो यहाँ पर इस साल का आप नोटिस करोगे 23-24 का जो एस्टिमेट है, वहां 6% ऑफ जीडीपी हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं वो डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से आएगा, और 5.1% हमें देखने को मिलेगा कहां से, इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से। तो ये पता होना चाहिए कहां से ज्यादा आ रहा है, कहां से कम आ रहा है। यहाँ क्लियरली आप नोटिस कर सकते हो कि डायरेक्ट टैक्स से थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि अच्छी बात है कंसिडरिंग डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हमारा एक प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, वेयरएस इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक रिग्रेसिव टैक्स होता है। देखो ये सारी बातें भी मैंने आपको डिस्कस कर रखी हैं बजट सेशंस के अंदर ही, आप उनको भी अच्छे से जा सकते हो। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे कि ट्रांसफर कितना हुआ है स्टेट्स और यूटीज को, तो फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स आप देख सकते हो आने वाले टाइम के अंदर 1.65 लाख करोड़ हम एक्सपेक्ट करें 23-24 के अंदर फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स के अंतर्गत, स्कीम्स के थ्रू 6.76 लाख करोड़, एंड आने डेवोल्यूशन के माध्यम से 10.21 लाख करोड़ कंपोजिशन हम देख सकते हो ट्रांसफर टू स्टेट्स एंड यूटीज। इसके अलावा अगर आप थोड़ा ट्रेंड्स की फॉर्म में देखना चाहो, तो ये काफी हमें इंक्रीज यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। तो ये सारी बातें थी जो आज के बजट में हुई हैं। देखो एज यूजुअल जैसा होता ही है, ऑपोजिशन ने थोड़ा क्रिटिसाइज किया है कि बजट के अंदर तो ज्यादा कुछ नहीं था, काफी एक नॉर्मल बजट था। गवर्नमेंट एज यूजुअल बोला है कि जो गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्टर्स हैं कि काफी अच्छा बजट है, काफी सारे अलग सेक्टर्स को देखेगा। मैं फिर से बता दूं, देखो मार्केट कैसे रिफॉर्म इसके लिए रिएक्ट करती है वो हमें कल ही ज्यादा अच्छे से पता लग पाएगा, बट अभी तक का जो मैंने सिनेरियो देखा है, जब फाइनेंस मिनिस्टर जी की बजट स्पीच चल रही थी तब उसने काफी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, पर जैसे जैसे बजट खत्म हुआ है 1 बजे के बाद, तो थोड़ा जो मार्केट है उसने खराब रिस्पॉन्ड किया है और मार्केट कंसिस्टेंटली नीचे आती जा रही है। देखो ये जो वीडियो मैं अराउंड 3 बजे के आसपास बना रहा हूँ, 2:45-3 बजे के आसपास, हो सकता है जब तक ये आप तक वीडियो पहुंचे, हो सकता है इसके अंदर थोड़े चेंजेस आ जाए, ऊपर नीचे हो जाए मार्केट। ठीक है, तो मैं कह नहीं सकता है कल सुबह तक क्या सिचुएशन होती है, तो दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट अदरवाइज अभी तक ये सिचुएशन है। अब देखो मैं 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, अगर आपने लेक्चर अच्छे सुना है और जो मेरे पिछले लेक्चर्स आप फॉलो करते आ रहे हो, तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। ये हो गया आज का पहला क्वेश्चन, यूपीएससी 2001 में पूछा था, इनको बताना मैच करके क्या आंसर है इसका। यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था जहां बात करी थी डेफिसिट को कैसे कम करेंगे। एक 2010 का क्वेश्चन है कि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए हमें इनमें से क्या करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको आज के दे रहा हूं। मैं फिर से बता दूं, अगर किसी ने पुरानी वीडियोस मिस करी हैं, तो हुआ क्या था, 29 जैन को हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक सर्वे का स्टैटिक पार्ट, उसके जो बेसिक्स की क्या होता है। 30 जनवरी को हमने डिस्कस किया बजट के बेसिक्स, राइट। 31 जनवरी को हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक सर्वे की जो की हाइलाइट्स डिस्कस करी। 1 फरवरी को हमने क्या डिस्कस किया, यानी कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं बजट की हाइलाइट्स।
कल 2 फरवरी को क्या करेंगे, मैं कुछ एमसीक्यूज लेके आऊंगा, कुछ मैंने प्रीवियस सेशंस में भी दिए थे, उनके आंसर्स भी कल डिस्कस करूंगा, प्लस इस बार के बजट के अंदर और इस बार के इकोनॉमिक सर्वे से कुछ जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हो सकते हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ही कर रहा हूं, तो मेक श्योर कि कल भी आप मेरे साथ जुड़िएगा। जिन्होंने पिछले सेशन मिस किए हुए हैं, मेक श्योर कि आप उनको अच्छे से देख लो, क्योंकि ट्रस्ट में ये काफी वैल्यू एडिशन करने वाले हैं आपके सेशन, आपके नॉलेज के अंदर भी, और आपको आने वाले प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू के अंदर आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आई होप अगर आपने मुझे चारों के चारों सेशन देखे हैं अच्छे से, तो मेक श्योर कि आपको जो लगता था ना कि इकोनॉमी टफ है, वो टफ नहीं थी, दरअसल में इकोनॉमी टेक्निकल थी। ठीक है, और टेक्निकल चीजें एक बार समझ आ जाती हैं तो वो चीजें टफ नहीं रहती, इजी रहती हैं। ठीक है ना, तो आई होप दोस्तों आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, जो बजट है उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से पता लगा होगा कि क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या मेजर इनिशिएटिव्स हुए हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। इसकी पीडीएफ ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, तो मेक श्योर कि आप वहां पर भी जुड़ जाइए। एंड आई होप कि आपको आज का सेशन काफी अच्छे से समझ आया होगा। इसी तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।